नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। 2020 में एलजेपी-आर के चीफ चिराग पासवान की पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा। चिराग ने अपनी लुटिया तो डुबो ही, साथ ही नीतीश की राजनीति को भी ले डूबे। अब एक बार फिर 2025 का विधानसभा चुनाव है। चिराग पासवान का फिर से 2020 वाला तेवर। तो क्या इस बार भी उस बार की तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नुकसान होगा, या फिर कोई और रणनीति के साथ चिराग बिहार के चुनावी मैदान में उतरे हैं? चिराग के इस फैसले के पीछे क्या असल में अमित शाह की रणनीति है? अगर मोदी शाह ने चिराग को 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कहा है, तो इसके लिए क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सहमति ली है? अगर नीतीश ने भी सहमति दे दी है, तो क्या मोदी शाह और नीतीश को एहसास हो गया है वक्त बदल चुका है? राहुल गांधी के सहयोग से तेजस्वी इस बार बिहार में बाजी मार लेंगे? दोस्तों, साथ बने रहिए, पूरी तरह से समझ जाएंगे इस बार बिहार की लड़ाई में बीजेपी खुद को कितना कमजोर मानकर चल रही है, उसे समझ जाएंगे। कैसे राहुल गांधी के सामने मोदी नीतीश दोनों ही टिक नहीं पा रहे हैं, पूरी तरह से जान जाएंगे। एलजेपी-आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अक्सर अपने बयानों और आचरण से सनसनी पैदा करते रहते हैं। महीने भर से वो सियासी सुगुफे से लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। शाहाबाद के भोजपुर में उन्होंने सभा की, उसके बाद कई और जगहों पर भी उनका संबोधन हुआ। सारण में उन्होंने सभा की। सभाओं में उनके भाषण की कॉमन बात ये रही कि वो विधानसभा की सभी 243 सीटों पर लड़ेंगे। एनडीए को मजबूत बनाने के लिए खुद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब बताइए, 243 सीटों पर चिराग अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतारेंगे। कहते हैं इससे एनडीए मजबूत होगा। कैसे एनडीए को ताकत मिलेगी? अब चिराग की बातों से एनडीए के समर्थक भले ही कंफ्यूज हो, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं हूं। मुझे मालूम है चिराग पासवान को कहां से ये आदेश मिला होगा और किसके इशारे पर ऐसा कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी इस बात को बाखूबी समझ रहे होंगे। तेजस्वी और राहुल गांधी को पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। दोस्तों, चिराग ये भी कहते हैं कि वो शेर के बेटे हैं, किसी से डरते नहीं। सवाल है कि ये चेतावनी वो किसे दे रहे हैं, कौन उन्हें डरा रहा है? वो बिहार को विकसित बनाने के लिए आखिरी दम तक प्रयास करने की बात कहते हैं। उन्हें ये मौका तो तभी मिलेगा जब सीएम की कुर्सी मिलेगी। सीएम पद की कोई वैकेंसी ना होने की बात भी वो कहते रहे हैं। ऐसे में किसी को ये बात में समझ में नहीं आ रही है कि वो आखिर चाहते क्या हैं। दोस्तों, चिराग नहीं चाहते, मोदी शाह उनसे चाहते हैं। मोदी शाह जो चाहते हैं वो चिराग कर रहे हैं। आज से 3 साल पहले भी यही षड्यंत्र रचा गया था। उस वक्त भी हर संभव प्रयास किया गया था कि किसी भी तरीके से चिराग पासवान के बढ़ते कदमों को रोको। मुझे मेरी पार्टी से निकाला गया, घर से निकाला गया, परिवार से निकाला गया, और ये कर ये लोग सोचते थे कि चिराग पासवान इतना कमजोर है कि इन बातों से डर जाएगा, घबरा जाएगा। पर जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान के बढ़ते कदम रुक जाएंगे, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया, ना रुकने वाला हूं, ना थकने वाला हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी है आजमा लो। सर पे कफन बांध के निकला हूं कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। पर इसके लिए साथियों, जरूरत है मुझे आप सबकी। चिराग पासवान अगर कहते हैं कि वो किसी से डरते नहीं, शेर की संतान है, तो ये सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि उन्हें कौन डरा रहा है। लोकसभा में 5 सांसदों वाली पार्टी के वो नेता हैं। उन्हें नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली हुई है। बीजेपी ने उनके चाचा पशुपति कुमार पारस की बजाय उन्हें तवज्जो दी। इसमें डरने डराने जैसी कोई बात ही नहीं दिखती। ना डरने की धमकी शायद वो इसलिए दे रहे हैं कि सीट शेयरिंग में उन्हें कम ना आका जाए। कभी
60 तो कभी 40 सीटों की मांग उनकी पार्टी करती रही है। दोस्तों, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान दबाव बनाने के लिए ऐसा कह रहे हैं, बल्कि वो अपने इन शब्दों के जरिए अपनी असल रणनीति से डाइवर्ट कर रहे हैं। चिराग पासवान की असली ताकत क्या है, इसे पहले समझ लेना चाहिए। बिहार में 5 से 6% वोट उनकी पार्टी को मिलता रहा है। इसी वोट के आधार पर उनके 5 सांसद लोकसभा में हैं। 2020 के चुनाव में चिराग ने इसी तरह के नखरे दिखाए थे। वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ जितनी सीटें चाहते थे, एनडीए में उतनी सीटें नहीं मिली तो उन्होंने बगावत कर दी। वो एनडीए से बाहर हो गए और अपने 134 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। लेकिन ये उम्मीदवार चिराग ने वहां उतारे जहां जेडीयू के उम्मीदवार थे। कंफ्यूजन के लिए उन्होंने बीजेपी को तो बख्श दिया, लेकिन नीतीश कुमार को निशाने पर रखा। उनका एक ही उम्मीदवार जीता, जो बाद में जेडीयू का हिस्सा बन गया। अलबत्ता 34 सीटों पर उन्होंने जेडीयू को नुकसान पहुंचाया। जेडीयू को 43 सीटों पर सिमट जाना पड़ा। 1.5 दर्जन सीटें ऐसी रही जहां चिराग की पार्टी दूसरे नंबर पर रही। नीतीश कुमार से पंगा लेकर चिराग ने चालाकी ये की कि वो अपने को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते रहे। बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने से परहेज तो किया ही, बीजेपी ने जिन उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया उन्हें भी चिराग ने टिकट दे दिया। तो जाहिर सी बात है, सबको समझ में आ गया होगा, चिराग तो बीजेपी के कहने पर ही नीतीश की राजनीति पर गोले दाग रहे हैं। एक दावा सियासी गलियारों में यह भी हो रहा है, चिराग पासवान के तेवर अगर तलक हुए हैं तो इसकी वजह सिर्फ सीटों की संख्या ही नहीं, चिराग वैसी सीटें भी चाहते हैं जो जेडीयू की रही हैं, या जेडीयू के जिन उम्मीदवारों के खिलाफ एलजेपीआर के कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहे, ऐसी सीटें 14 बताई जाती हैं। जेडीयू इसके लिए तैयार नहीं है। तनातनी और तलखी की वजह यही है। 2020 में चिराग ने सीटों की संख्या को लेकर ही एनडीए से नाता तोड़ा था। सारण जिले में चिराग पासवान गरज रहे थे। सच ये है कि वहां उनकी पार्टी की मौजूदगी ही नहीं है। सारण की 10 असेंबली सीटों में 7 पर महागठबंधन का कब्जा है। सिर्फ 3 सीटें एनडीए की हैं। बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी। महागठबंधन की 7 सीटों में 6 पर आरजेडी और 1 पर वाम दल ने जीत दर्ज की थी। कहने का मतलब यह है कि जहां चिराग पासवान की पार्टी की दूर दूर तक मौजूदगी नहीं है, वहां जाकर वो बिहार को विकसित बनाने का संकल्प दोहराते हैं। विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं। राज्य में हो रही हत्याओं पर चिंता जाहिर करते हैं। ये बात किसी के समझ में नहीं आ रही है। शाहबाद और सारण की धरती पर उनकी कोई मौजूदगी नहीं है। इसके बावजूद वहां वो बिहार को बदलने की दहाड़ लगा रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू चिराग पासवान की ऐसी हरकतों पर खामोश है। तो सवाल यही है कि आखिर खामोश क्यों हैं? दोस्तों, 2020 में बीजेपी के रणनीतिकारों ने टारगेट दिया था कि किसी तरह से नीतीश कुमार की जेडीयू के बड़े भाई से छोटे भाई की भूमिका में लाया जाए। इसमें बीजेपी कामयाब हो गई, लेकिन खुद भी बीजेपी बहुमत से दूर रह गई। फिर उसके बाद नीतीश कुमार बीजेपी को नचाते रहे और बीजेपी नाचती रही। इस बार दोस्तों, नीतीश कुमार बीजेपी का टारगेट नहीं है। असल टारगेट तो राहुल की कांग्रेस और तेजस्वी की आरजेडी है। दोस्तों, बीजेपी के रणनीतिकारों को मालूम है, अगर चिराग एनडीए का होकर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो फायदा कुछ नहीं होगा। अगर अलग चुनाव लड़े तो बीजेपी जेडीयू को उन सीटों पर जीत मिलेगी जहां दलितों और पिछड़ों की आबादी ज़्यादा है, क्योंकि चिराग के उम्मीदवार वोट काटेंगे। विधानसभा चुनाव में कम से कम 60 से 70 सीटों पर जीत का मार्जिन कम होता है। मान लीजिए अगर चिराग के उम्मीदवार 2000 से 5000 वोट पा लेते हैं तो फिर एनडीए के तो वारे के न्यारे हैं। दोस्तों, चिराग पासवान के फैसले का विश्लेषण तो यही है कि वो वोट काटकर बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को नुकसान पहुंचाएंगे। खुद सीएम तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन बीजेपी के लिए काम करेंगे। राहुल गांधी की लोकप्रियता को ये एक तरह से रोकने का प्रयास है, क्योंकि राहुल गांधी युवाओं, दलितों और महिलाओं के बीच बिहार में इस वक्त छाए हुए हैं। राहुल पर बिहार के लोग विश्वास कर रहे हैं। नीतीश से
मुंह भंग हो चुका है। मोदी पर अब विश्वास करने के मूड में नहीं है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के हाथ बिहार की सत्ता सौंपना चाहते हैं। तमाम सर्वे इस बात के संकेत दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, मुझे लगता है मोदी शाह के कहने पर ही चिराग पासवान 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।